कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि साइन कंपोनेंट किस तरफ लेना है एंड कॉस कंपोनेंट किस तरफ लेना है, या फिर हम साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट करते ही क्यों है, उससे फायदा क्या होता है। आज ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि सब कुछ अच्छा से क्लियर हो जाए। साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट करते क्यों है उसको समझने से पहले एक बार हम रिजल्टेंट वेक्टर को समझते हैं। तो आज ये 30-40 सेकंड रिजल्टेंट वेक्टर पे थोड़ा टाइम देते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, उससे हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उससे फायदा क्या होता है। क्योंकि कंपोनेंट्स में जो हम लोग काम करने वाले हैं वो जस्ट इसका उल्टा होता है, इसलिए एक बार रिजल्टेंट वेक्टर को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन एंड नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन है कि 15 सेकंड बाद वो कहां पहुंच जाएगा, 15 सेकंड बाद वो एग्जैक्ट किस पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, मोशन में प्लेन हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों का, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है √a² + b² + 2ab cos थीटा, वेर याद होगा थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि फिलहाल 90 डिग्री है। किसी को भी ए ले लीजिए, किसी को भी बी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग दिस, एक को 80 पुट कर दीजिए, बी को 60 पुट कर दीजिए, है ना। तो मान लीजिए कि आफ्टर सॉल्विंग दिस इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो 15 सेकंड में ये दोनों वेक्टर्स इस ऑब्जेक्ट को जहां पहुंचाएगा, जो भी आंसर आएगा, ये अकेला वेक्टर 10 न्यूटन वाला जो हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है, ये अकेला 10 न्यूटन का जो वेक्टर है, ये अकेला वेक्टर 15 सेकंड में एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का फायदा है कि दो वेक्टर मिलकर के जो काम कर रहा है, ये वेक्टर अकेला वही काम करेगा। ये दो वेक्टर मिलकर के जो इफेक्ट लाएगा, अकेला ये वेक्टर वही इफेक्ट लाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो दो वेक्टर को मिलाकर के हम यहां पे एक वेक्टर बना रहे थे, दो वेक्टर को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। कंपोनेंट्स में इसका उल्टा होता है। कंपोनेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में हम लोग स्प्लिट करते हैं एंड इन सच अ वे कि वो दोनों वेक्टर मिलकर के वही काम करे जो अकेला वो वेक्टर काम कर रहा था। अच्छा से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हमें दो वेक्टर्स में स्प्लिट करना है। कुछ भी ले लीजिए, इसका वैल्यू 85, कुछ भी ले लीजिए। इसे हमें दो वेक्टर्स में स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि वो दोनों वेक्टर मिलकर के वही इफेक्ट लाए जो अकेला ये ला रहा था, राइट। तो इसको हमें दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है, दो वेक्टर्स में स्प्लिट करना है। हो सकता है कि एक वेक्टर ये हो जाए, दूसरा वेक्टर ये हो जाए, एंड ये दोनों मिलकर के वही इफेक्ट लाएगा जो ये ला रहा है। बट हमारे सिलेबस में ऐसा वाला नहीं है। कंपोनेंट्स जो हम बना रहे हैं अभी, हमारे सिलेबस में है कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हमारे सिलेबस में है कि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे दो वेक्टर्स में, तो वो दोनों कंपोनेंट्स, वो दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब हमें एक ये वेक्टर लेना है और एक ये वेक्टर लेना है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक वेक्टर को हमें दो वेक्टर्स में स्प्लिट करना है, एक वेक्टर को हमें दो वेक्टर्स में तोड़ना है, ताकि वो दोनों वेक्टर इन सच अ वे कि वो दोनों वेक्टर मिलकर के वही इफेक्ट लाए जो ये अकेला ला रहा था, राइट। या यूं कह दे कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए, है ना। तो आ जाइए इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इसे कैसे डिराइव करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हम बात कर रहे हैं। फिर एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, इसका नाम देते हैं हम ए, एंड ये है एक्स एक्सिस। इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में है ये, ठीक है, एंड ये एंगल कुछ थीटा ले लीजिए। तो हमें फाइंड करना है वेक्टर ए का इफेक्ट कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ कितना होगा या क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन द एक्स एक्सिस, एंड दिस लेंथ विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्योंकि हम वेक्टर को लाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कन्वेंशन भी है कि लाइन का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। लेंथ ऑफ द लाइन
उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है इन सब कन्वीनियंट स्केल। तो ये वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस या ये वेक्टर का इफेक्ट, एग्जांपल दूंगा तो फिर और ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप सुन रहे हो कि इफेक्ट बात कर रहा हूं मैं या कंपोनेंट बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं एग्जांपल दूंगा तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये वेक्टर का कंपोनेंट या फिर ये वेक्टर का इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस होगा ये लेंथ, एंड इसी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए वाई एक्सिस पे, दिस लेंथ विल बी वाई कंपोनेंट। ये है एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और ये है वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, राइट, जो वाई एक्सिस में है। इसको फाइंड करने के लिए देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रीज फाइंड कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं पी पॉइंट्स का, इसका क्यू, इसका एम दे देते हैं, राइट। सो साइन थीटा फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो ये आ जाएगा पी क्यू, साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई ओ पी, राइट। तो ये साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू और एम ओ सेम होगा, लेंथ सेम होगा। पी क्यू जो है उसका लेंथ और एम ओ का लेंथ सेम होगा, और एम ओ को हम ए वाई से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज इस लेंथ को हमने ए वाई से डिनोट कर रखा है। सो ये होगा ए वाई, और ओ पी इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहां से ये आ रहा है कि ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। इसको कैसे यूज करना है बताऊंगा। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा देखें फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, कॉस थीटा अगर हम चेक करें, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज ओ क्यू बाई ओ पी, राइट। ओ क्यू को हमने ए एक्स से डिनोट कर रखा है, ओ क्यू को हमने ए एक्स से डिनोट कर रखा है। दिस लेंथ इज इक्वल टू ए एक्स एंड ओ पी, दिस लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। सो cos थीटा इक्वल टू ए एक्स बाई ए। सो यहां से ए एक्स इक्वल टू आएगा ए cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप तो ए एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए cos थीटा। ठीक है यहां तक। देखिए अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि इसको जब याद, देखिए ये फॉर्मूला है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कॉस कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस में साइन कंपोनेंट होगा, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये ऐसे रूल नहीं बनेगा, है ना, कि एक्स एक्सिस में हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस में हमेशा साइन कंपोनेंट होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम चेंज कर दें थीटा को, अगर हम चेंज कर दें थीटा को, लेट्स से ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है पहले की तरह, बट थीटा यहाँ ना लेकर के अगर हम यहाँ ले लें तो आप देखेंगे कि फिर से जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एंड ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप फाइंड करेंगे, देन आप देखेंगे यू विल सी कि इस बार ए वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा आएगा। इस बार ए का जो वाई कंपोनेंट होगा ये वाला, ये आएगा ए कॉस थीटा, और इस बार ए एक्स आएगा ए साइन थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड करके देखें तो आप देख लेंगे ये आएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए इस केस में आप क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में साइन थीटा है और वाई एक्सिस में कॉस थीटा है, उसका उल्टा, यहाँ एक्स एक्सिस में कॉस था, यहाँ एक्स एक्सिस में साइन है, साइन कंपोनेंट। तो रूल ऐसा नहीं बनेगा, याद रखने के लिए, अब रूल ऐसा नहीं बनेगा कि एक्स एक्सिस में हमेशा कॉस होगा या एक्स एक्सिस में साइन होगा, वैसा कुछ नहीं है। रूल ऐसा बनेगा कि जो गिवन वेक्टर है, जो वेक्टर है जिस एक्सिस के साथ गिवन एंगल फॉर्म कर रहा है, जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कॉस कंपोनेंट होगा हमेशा। जैसे एग्जांपल में दिखा रहा हूं फिर से, ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ थीटा फॉर्म कर रहा है, तो जिसके साथ थीटा फॉर्म करेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, उस साइड में कॉस कंपोनेंट होगा। ये जो वेक्टर है थीटा फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स में होगा कॉस कंपोनेंट, है ना, एक्स होगा कॉस कंपोनेंट, ये हमेशा रहेगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये वेक्टर जो है वो थीटा फॉर्म कर रहा है वाई के साथ, तो वाई में होगा कॉस कंपोनेंट, राइट। तो ये रूल से आप याद रखिएगा कि जो गिवन जो वेक्टर है जिस एक्सिस के साथ थीटा फॉर्म कर रहा है उस एक्सिस में हमेशा कॉस कंपोनेंट रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक्स एक्सिस के साथ थीटा फॉर्म हो रहा है तो एक्स एक्सिस में है कॉस कंपोनेंट,
और इसमें वाई एक्सिस के साथ थीटा फॉर्म हो रहा है, तो वाई एक्सिस में है कॉस कंपोनेंट। तो जिसके साथ थीटा फॉर्म होगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। वेल, तो ये तो फॉर्मूला हो गया और ये आपका रूल हो गया कि जिसके साथ थीटा रहेगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और ठीक कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर में होगा साइन कंपोनेंट। इसको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों हमारा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। एंड नॉट ओनली परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों जो गिवन वेक्टर है उसके दो साइड्स में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वेक्टर ए है, तो आप कंपोनेंट जो आप करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप एक्स कंपोनेंट ये वाले लेंगे और वाई कंपोनेंट ये वाले लेंगे, ठीक उसके परपेंडिकुलर में, जी नहीं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये नहीं आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो दो कंपोनेंट होगा वो गिवन वेक्टर के दो अपोजिट साइड्स में होगा, या उल्टा बात करें कि कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए वो रिजल्टेंट वेक्टर, गिवन वेक्टर जिसको हम तोड़ रहे हैं। तो इसका एक कंपोनेंट हम ये ले रहे हैं, तो उसके परपेंडिकुलर में दूसरा कंपोनेंट हम लोग इस तरफ नहीं लेंगे, हम लोग इस तरफ लेंगे, राइट। तभी इसका और इसका रिजल्ट वापस ये आ पाएगा, क्योंकि इसको हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को वापस अगर हम जोड़े तो फिर से ये आना चाहिए, राइट। तो यहां होगा तभी रिजल्टेंट वापस ये यहां पे आ पाएगा। कंपोनेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं इन सच अ वे कि वो दोनों वही आंसर लाए जो गिवन वेक्टर ला रहा था, जो अकेला आंसर ला रहा था या इफेक्ट ला रहा था, वो दोनों मिल करके, दोनों कंपोनेंट मिल करके भी सेम इफेक्ट लाए, राइट। दैट इज द कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं इसे। और चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल दिखाता हूं, दो या तीन एग्जांपल दिखाता हूं, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सोचा कि कंपोनेंट से फायदा क्या है, कंपोनेंट्स हम करते ही क्यों हैं, अभी आपको दिख जाएगा कि कंपोनेंट से फायदा क्या है। दो तीन एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, तो ये ऐसे मूव कर रहा है फॉरवर्ड, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूं तो ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स लगा रहे हैं हम इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, है ना, लेट्स से 10 न्यूटन, ठीक है। एंड एक और ऑब्जेक्ट है सेम मास का, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ ऐसा, ऐसा 10 न्यूटन, मास सेम है दोनों का, ऐसा एंगल पे, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, आप देखें ऐसे एंगल पे, तभी ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है। एंड एज्यूमिंग कि ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल है, फोर्स इस बार हम एंगल पे लगा रहे हैं ऐसे, राइट। तो डेस्टिनेशन पे पहले कौन पहुंचेगा, ये वाले या ये वाले, दोनों का मास सेम है। मान लीजिए कि यहाँ डेस्टिनेशन है कुछ भी ले लीजिए 100 मीटर अवे, है ना, तो ये डेस्टिनेशन है और इसमें भी ये डेस्टिनेशन है 100 मीटर अवे। तो डेस्टिनेशन पे पहले ये पहुंचेगा या ये पहुंचेगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेक्टर का इफेक्ट देखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में कितना है, राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना है। तो इस वेक्टर को आपको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। नो डाउट कि एंगल गिवन होना चाहिए, क्वेश्चन में एंगल गिवन रहेगा। तो मान लीजिए कि ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, ये वाले या फिर डाउनवर्ड वाला एंगल गिवन है ना। मान लीजिए कि एंगल है 30 डिग्री, तो इस तरफ इफेक्ट कितना आएगा, इस 10 वाले जो फोर्स है, 10 न्यूटन का जो फोर्स है इस साइड में, उसका कंपोनेंट का वैल्यू कितना आएगा इस तरफ, कंपोनेंट इज द इफेक्ट, है ना। तो इस वेक्टर का इफेक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग ईस्ट जो भी है, कितना आएगा, तो आएगा 10 cos 30, है ना, और ये आएगा 10 sin 30 जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा। हालांकि इसका हमें अभी जरूरत नहीं है, 10 sin 30, है ना। सो इसको अगर आप सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 10 cos 30 √3/2, मतलब 5√3, है ना। तो ये हो गया आपका 5√3, √3 होता है आपका 1.7, है ना। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं, 5 × 1.73,
तो ये हो गया आपका 8.5 के आसपास ऑलमोस्ट, राइट। 7 इंटू 5 हो गया 35 और 5 3 5 8, राइट, 8.5 ऑलमोस्ट। तो इस वेक्टर का इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस में इतने फोर्स है 8.5 न्यूटन, और इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है इस तरह वो लग रहा है 10 न्यूटन। अब आप समझ सकते हैं कि पहले कौन पहुंचेगा। सो ये फायदा है आपको कंपोनेंट्स का, राइट। ये तो मैं एक एग्जांपल दिखाया हूं, और भी एग्जांपल दिखा दूंगा, 2 एग्जांपल और दिखा दूंगा कि किसी वेव वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते ही क्यों हैं, राइट। तो अभी आपको पता चल गया क्योंकि एंड दिस, इस केस में क्या हो रहा है कि दिस वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन, है ना। ये कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उतना वो जल्दी पहुंचेगा, एंड दिस कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है, जो हमारा इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा कि कंपोनेंट का क्या फायदा हो रहा है। कंपोनेंट यूज करके आप ये दोनों को समझ पा रहे हैं कि पहले कौन डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं स्विमर का, है ना। ओके, सो दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है एक स्विमिंग पूल, ऐसा है रेक्टेंगुलर शेप में। मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है या एक स्विमर है जो इस साइड स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड उसका स्पीड वाटर एट रेस्ट है। वाटर एट रेस्ट ट्रीट कीजिए इसको इजी करने के लिए, है ना। जिस बात को हम लोग समझना चाह रहे हैं उस बात को समझने के लिए, उसको आसान करने के लिए वाटर एट रेस्ट ले लीजिए। वाटर का हम लोग मोशन को हम लोग इसमें नहीं लेने वाले हैं। सो इसका स्पीड इस तरफ है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए वैल्यू, लाइक 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्विमर ए का, स्विमर बी इसका इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है विद द सेम स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, सेम एफर्ट लगा रहा है, ये भी ये भी। एक थर्ड स्विमर इस तरफ ले लीजिए, सेम 1 मीटर पर सेकेंड, एंड एक फोर्थ स्विमर इस साइड स्विम कर रहा है इन दिस डायरेक्शन 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये वाटर वाले पार्ट है। क्वेश्चन है कि वाटर से बाहर अपोजिट साइड, है ना, दूसरे साइड बैंक ऑफ द रिवर पे या स्विमिंग पूल है तो अपोजिट साइड, मतलब वाटर से बाहर इस तरफ पहले कौन निकलेगा, राइट। इस वाटर को पहले कौन क्रॉस करेगा। कहां पहुंचना है वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये यहां पहुंच रहा है, ये यहां पहुंच रहा है, ये यहां कहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। क्वेश्चन है कि पहले वाटर से कौन निकलेगा, दैट साइड। तो अगेन अगर आप चेक करेंगे इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, है ना, तो ये एंगल्स दिया रहेगा, या फिर आप लाइन से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी आप देख सकते हैं। इसका कंपोनेंट ये आएगा, इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ये आएगा, एंड इसका कंपोनेंट एंगल्स ले लीजिए। अगर ये एंगल कुछ 30 डिग्री दी हुई है, ये एंगल 60 डिग्री दी हुई है ना, ये 30 डिग्री दी हुई है, ये 60 डिग्री दी हुई है, तो इसका कंपोनेंट इसका ले लीजिए। पहले इसका बात कर लेते हैं, इजियर होगा, इसको फिर बाद में समझने में आसान होगा। तो इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी का वाई एक्सिस, ये अगर वेलोसिटी था तो वेलोसिटी का वाई एक्सिस आएगा 1, या फिर v लिख देता हूं मैं इसको, v cos 30, ठीक है। इसका वेलोसिटी का वाई एक्सिस आएगा, y कंपोनेंट आएगा vy इक्वल टू v cos 60, है ना। इसका y कंपोनेंट में इसका आ जाएगा vy इक्वल टू v cos 90, है ना। और इसका y कंपोनेंट में आएगा, क्योंकि ये y एक्सिस के साथ 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये आ जाएगा vy इक्वल टू v cos 0, राइट। अगर ये वैल्यूज चेक करेंगे तो ये v आ रहा है, इसका वैल्यू जो भी आ रहा है ये आ जाएगा cos 30 √3/2, एंड ये आ जाएगा v/2, और वेट दिस वाज 60 डिग्री, दिस वाज 60 डिग्री एक्चुअली, तो ये आ जाएगा cos 60 1/2 आ जाएगा, एंड ये cos 90 0 होता है, तो इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अलोंग y एक्सिस
वेलोसिटी का वैल्यू इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा और कम है, इसका और भी कम है, और इसका 0 है। मतलब ये तो कभी भी उस साइड नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इसका y एक्सिस में वेलोसिटी 0 है। एंड y एक्सिस, वेलोसिटी का y एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, है ना, क्योंकि y एक्सिस की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट होना है। तो जिसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है, मतलब ये y एक्सिस की तरफ मूवमेंट इसका बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि y एक्सिस का कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट 0 है। इसका जो भी वैल्यू है, इससे ज़्यादा वैल्यू ये आ रहा है, इससे ज़्यादा वैल्यू ये आ रहा है, सो दिस विल क्रॉस द रिवर पहले, है ना। नॉट ओनली दिस, यू कैन फाइंड यूजिंग दिस लॉजिक, आप एग्जैक्ट टाइम भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, आई मीन विड्थ ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ द मैन दिया रहेगा, राइट, एंगल दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि एग्जैक्ट टाइम बताइए, राइट। तो उस केस में AC = UT + ½ × को लगा करके आप फाइंड कर पाएंगे। एक्सेलेरेशन तो 0 है, जो भी हो, तो आप एग्जैक्ट टाइम फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो ये आपका कंपोनेंट का बेनिफिट है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं जहां कंपोनेंट आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, बहुत ही काम का चीज होगा कि कंपोनेंट्स में हम लोग स्प्लिट करते ही क्यों हैं किसी भी वेक्टर को, है ना। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है या ईस्ट वेस्ट कुछ भी ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। फोर्सेस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 10 kg का या 5 kg का कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एंड इस पे फोर्सेस लग रहा है दिस डायरेक्शन में, कुछ भी ले लीजिए 10 न्यूटन, एंड एंगल दी हुई है 30 डिग्री। एक फोर्स इस तरफ है, ये 60 डिग्री ले लीजिए, ये भी कुछ फोर्स ले लीजिए 8 न्यूटन, है ना। एक फोर्स इस तरफ है 45 डिग्री ले लीजिए, कुछ भी एंगल्स मैं ले रहा हूँ, और कुछ भी डेटा वैल्यू ले रहा हूँ फोर्स का, 15 न्यूटन ले लीजिए, है ना। और एक फोर्स लेट से इस तरफ है, कुछ भी, है ना, 20 डिग्री लेट से। ऑल्दो 20 डिग्री का हमें साइन 20 या कॉस 20 का हमें वैल्यू नहीं पता होता है, तो फिर आप वो टेबल से देख सकते हैं या फिर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। तो ये मान लीजिए 20 न्यूटन। ये जो 4 फोर्सेस लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है हमें, राइट। 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, और आपको नेट फोर्स फाइंड करना है ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में अगर आप देखिए 4 फोर्सेस का एक बार में आप रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पास फॉर्मूला नहीं है। आप किसी भी 2 का फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी 2 का रिजल्टेंट फाइंड करने का जो आपके पास फॉर्मूला है वो है ये √a² + b² + 2ab cos थीटा, राइट। ध्यान रखिएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट फाइंड कीजिएगा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कीजिएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। नो डाउट कि थीटा का वैल्यू आप पुट करेंगे, दोनों का बीच का एंगल जो कि है 50 डिग्री, है ना, यहाँ पे थीटा की जगह पे 50 डिग्री पुट करेंगे जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। उसको आपने R1 से डिनोट किया मान लीजिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, R1 जो आया उसके साथ इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, राइट। एंड वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम R2 नाम दे देंगे, राइट। और वो R2 का रिजल्टेंट अब हम फाइंड करेंगे 4th वेक्टर के साथ। पहले इन दोनों को रिजल्ट फाइंड किया, और उस रिजल्ट के साथ इसका रिजल्ट फाइंड किया, और फिर जो नया रिजल्ट आया उसके साथ इसका फाइंड किया, एंड फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और ये बहुत आसान हो जाएगा, बट एक्चुअली जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट जो R1 आ रहा है उसका इसके साथ रिजल्ट फाइंड करने जाएंगे तो उस समय आपको फिर से थीटा का जरूरत पड़ेगा, जो कि नहीं पता है। हाँ फाइंड किया जा सकता है बट काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर बार बार एंगल फाइंड करो, है ना। उसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। तो इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो यहां आया, तो इस रिजल्ट का जब आप इस वेक्टर के साथ रिजल्ट फाइंड करेंगे तो आपको ये एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल, इस R1 का, इनका जो रिजल्ट है R1 का और 8 का बीच का एंगल जो नहीं पता है ना, आपको फाइंड करना पड़ेगा। और इस तरह से फिर अगली बार भी यही प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो ये काफी लेंदी हो जाएगा इस मेथड से करेंगे। तो कंपोनेंट मेथड से करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। कैसे, वो देखिए। अभी 4 वेक्टर्स है, राइट। सभी को हम x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे,
तो इसको अगर हम स्प्लिट कर ले, ये 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 cos 30, राइट। और इस 10 को हम y कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 10 sin 30, राइट। ध्यान रखिएगा दोनों बार सेम एंगल होता है कंपोनेंट्स में, ऐसा नहीं है कि इसके लिए 30 डिग्री लूंगा, कॉस कंपोनेंट फाइंड करने से मैं 10 cos 30 लूंगा और ये कंपोनेंट फाइंड करने से मैं ये वाले एंगल ले लूंगा, वो ऐसा नहीं है, दोनों में सेम एंगल होगा, है ना। अदरवाइज फिर तो वैल्यू सेम आ जाएगा अगर 60 ले लूंगा तो इस वेक्टर को हमने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। तो अब ये वेक्टर गया क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, राइट। तो एक वेक्टर को तोड़ करके हमने दो बना दिया। सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे, है ना। ये आ जाएगा 8 cos 60, 8 का नेगेटिव एक्स एक्सिस में 8 cos 60 और यहाँ 8 sin 60, 8 sin 60, राइट। तो अब एक वेक्टर को फिर से हमने दो वेक्टर्स में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, राइट। इन दैट वे हम इसको भी करेंगे, एक एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में एंड वाई कंपोनेंट, तो ये भी गया, है ना। और इसको भी हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे, तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। तो नाउ आप देखेंगे कि आपका जो 4 वेक्टर्स था अब बन चुका है 8 वेक्टर्स, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, है ना। आप सोच रहे होंगे कि भाई काम तो बढ़ गया, 4 वेक्टर को हमने 8 वेक्टर बना दिया, ये तो और बेकार हो गया। बट ऐसा नहीं है, ये काफी आसान हो जाएगा अभी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में इन दोनों का वैल्यू पता है, तो आप इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो आप उसको सिंपल एडिशन कर सकते हैं ना। रूट ये वाले फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो आप उसको सिंपल एडिशन कर सकते हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लीजिए, जो कि इस तरफ कुछ ना कुछ आएगा, है ना। सिमिलरली इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लीजिए, है ना, इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लीजिए। तो अब आपका 8 वेक्टर से वापस ये 4 वेक्टर बन चुका है। और अगेन क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, राइट। मान लीजिए कि अगर ये ग्रेटर है तो दिस माइनस दिस कीजिएगा, और अगर ये ग्रेटर है तो दिस माइनस दिस कीजिएगा। वो तो नंबर्स आपके पास है ही, है ना, सबका नंबर्स पता है आपको। तो इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए कि इस तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, है ना। सिमिलरली इन दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लीजिए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो आप उसको सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो कुछ भी वैल्यू आया वो हम यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो अब हमारा 4 वेक्टर से 2 वेक्टर बन चुका है, राइट। अब वापस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यहाँ cos 90 हो जाएगा, तो ये टर्म कट जाएगा, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। सो दिस मेथड जो होगा वो काफी आसान होगा कंपेयर टू प्रीवियस मेथड, जो आप रिजल्टेंट का रिजल्टेंट फिर रिजल्टेंट का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे थे। उसमें एंगल फाइंड करने में आपको बार बार परेशानी होगा, और कैलकुलेशन तो फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तो खैर हो ही रहा है ना। तो कंपोनेंट से आप देखें कि क्या फायदा हुआ, एक वेक्टर को कंपोनेंट में स्प्लिट करने से क्वेश्चन फिर भी काफी आसान हो जा रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट। कंक्लूजन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान रखिएगा कि जिस वेक्टर को आप स्प्लिट कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, जिस तरफ थीटा गिवन है उस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा, और ठीक कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आई होप ये कंपोनेंट्स क्लियर हो गया होगा, एंड इसी को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, राइट।